हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे आरक्षण से रिलेटेड एक बहुत ही चर्चित और विवादित विषय के बारे में। आज हम बात करेंगे कि यह विवाद का विषय क्यों बना है और क्या ये सही है। तो आपने कभी न कभी ये सुना होगा, बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि आरक्षण जो है वो केवल 10 वर्षों के लिए ही दिया गया था, लेकिन इसे बार बार सरकार अपने फ़ायदे के लिए बढ़ा रही है। तो क्या ये सही है? चलिए आज के वीडियो में हम इसके बारे में ही समझेंगे। हम जानेंगे कि इसका जो संवैधानिक, ऐतिहासिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है और इसके बारे में एक विस्तार पूर्वक विचार क्या है। अगर ये वीडियो आप आखिरी तक पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरक्षण जो है वो केवल 10 वर्षों के लिए ही दिया गया था या यह एक सिर्फ विवाद है या मिथ है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये विवाद की स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है। क्या होता क्या है इसमें कि कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि आरक्षण जो है सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था। यही विवाद की एक उत्पत्ति हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है संविधान में केवल 10 वर्षों के लिए दी गई थी, लेकिन इसे बार बार बढ़ाकर स्थायी बना दिया गया है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। तो सच्चाई जो है वो इससे काफ़ी अलग है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ 10 वर्षों के लिए था तो आप सिर्फ आधा सच ही जानते हैं, आधा आप भ्रम में हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आरक्षण की व्यवस्था कैसी है। तो हम जान लेते हैं कि आरक्षण जो है भारत में 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो आरक्षण है वो है राजनीतिक आरक्षण। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक आरक्षण। अब ये क्या होता है? राजनीतिक आरक्षण का मतलब क्या होता है? तो लोकसभा और विधानसभा में, भारत में जो लोकसभा है और राज्यों की जो विधान सभाएँ हैं, वहाँ एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ सीटें जो है वो रिजर्व रखी जाती है। इसे ही कहते हैं राजनीतिक आरक्षण। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र होते हैं जहाँ से केवल एससी या एसटी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। उनके अलावा जो ओबीसीज और जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो वहाँ कैंडिडेट नहीं बन सकते। तो यही होता है राजनीतिक आरक्षण। तो राजनीतिक आरक्षण आपको समझ में आया होगा। यही जो है ये 10 वर्षों तक के लिए लागू किया गया था और ये भारत के संविधान में आर्टिकल 334 में बताया गया है। तो इसकी समय सीमा कितनी थी? 10 वर्षों के लिए। जब भारत का संविधान बना तब राजनीतिक आरक्षण जो है 10 वर्षों के लिए दिया गया था और यह कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद यह आरक्षण बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार क्या है? शैक्षणिक और नौकरी में आरक्षण। इसका मतलब है एजुकेशंस और जॉब्स में आरक्षण। ये क्या होता है? अब देखिए, आपने देखा ही होगा कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एससी एसटी की जो स्थिति है वो काफ़ी निराशाजनक थी। तो इसको सुधारने के लिए ही नौकरी और शिक्षण संस्थान में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में मिल जाएगी। अब ये जो आरक्षण थी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं थी। आप देख सकते हैं इसकी कोई समय सीमा तय नहीं थी। जो 10 वर्षों की जो बाउंडेशन है वो बाउंडेशन किसका था? तो वो है राजनीतिक आरक्षण का। जो राजनीतिक आरक्षण है वही उसी को ही सिर्फ 10 वर्षों तक दिया जाना था, लेकिन सरकारें जो है इसे स्थिति के अनुसार और बढ़ाती चली आ रही है। लेकिन नौकरी और शिक्षा में जो आरक्षण तय हुआ था, जो आरक्षण भारत के संविधान में दिया गया है, उसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 10 वर्षों की जो समय सीमा थी वो सिर्फ राजनीतिक आरक्षण के लिए थी,
ना कि पूरी आरक्षण व्यवस्था के लिए। तो अगली बार अगर आपसे कोई व्यक्ति ये बातें करता हुआ मिल जाए या ये प्रश्न करता हुआ मिल जाए कि आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए थी, तो आप उन्हें ये वीडियो दिखा देना या फिर आप स्वयं बता देना कि भैया आरक्षण जो है वो केवल एक ही प्रकार की नहीं है, उसकी कैटेगराइज उसको किया गया है। इसमें जो राजनीतिक आरक्षण है उसे 10 वर्षों के लिए दिया गया था। बाकी जो आरक्षण है जो शिक्षा और नौकरी में है उसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। जैसे इनकी स्थिति में सुधार होगा आगे भविष्य में, अगर इनकी स्थिति में सुधार होता है और ये समानता के उस स्तर तक आ जाते हैं जहाँ से लगता है कि अब इनको आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब इसकी समय सीमा तय की जा सकती है। अब हम चलिए आगे कुछ और बातें करते हैं कि यह जो आरक्षण की व्यवस्था है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है। संविधान के आधार पर हम देखेंगे कि राजनीतिक आरक्षण जो है वो है अनुच्छेद 334, आर्टिकल नंबर 334। इसमें क्या कहा गया है कि संविधान में यह तय किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC एंड STs इनको राज्य के विधानसभाओं में और संसद की लोकसभा में 10 वर्षों तक सीटों में आरक्षण दिया जाए। तो जो लोकसभा की सीट है और राज्य की विधानसभा की जो सीट है वहाँ SC STs को 10 वर्षों तक आरक्षण दिए जाने का प्रावधान था। यह जो अवधि है यह बाद में कई संविधान संशोधन के द्वारा इनको बढ़ाई जाती रही है। आप देख सकते हैं 1959 से लेकर 2019 तक इनमें संविधान में संशोधन कर करके इस 10 वर्षों को और बढ़ाया जाता रहा है। तो अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये 10 वर्षों वाला जो आरक्षण था वो कौन सा आरक्षण है। इसके साथ ही जो दूसरा है उसे हम देखते हैं शैक्षणिक व सेवा क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण। ये आर्टिकल 15(4) और 16(4) में वर्णित है। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 15(4) में यह कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान कर सकता है। शिक्षा में विशेष प्रावधान कर सकता है मतलब उन्हें वहाँ रिजर्वेशन दिया जा सकता है ताकि उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4). इसमें क्या कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति होनी चाहिए। यह जो है आरक्षण की अनुमति देता है सरकारी नौकरियों में। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि संविधान में कौन से आर्टिकल में इनके बारे में लिखा गया है। यहाँ जो राजनीतिक आरक्षण है इसे केवल 10 वर्षों तक के लिए दिया गया था, लेकिन शैक्षणिक व सेवा क्षेत्र का जो आरक्षण है इसकी अभी तक समय सीमा तय नहीं कर पाई है। सरकार ने या अभी तक जितने भी सरकारें आ चुकी है और अभी जो वर्तमान की सरकार है उन्होंने अभी तक इस पर कोई समय सीमा तय नहीं की है। अब हम चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि भारत में जो आरक्षण वो कितने प्रकार का है। अभी तक तो आपने देखा राजनीतिक आरक्षण और शिक्षा व नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण। अब इसके बारे में थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो भारत में जो आरक्षण है मुख्यतः 4 आधारों पर दिया जाता है। 4 बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो है सामाजिक आधार। पहले सामाजिक आधार के जिसे हम जातीय आधारित आरक्षण भी कहते हैं। अब ये आरक्षण क्यों दिया जाता है? तो इसके पीछे का तर्क यह है कि जो SC STs है इन पर हजारों सालों तक अत्याचार होता आया था, लेकिन जब भारत का संविधान बना तब संविधान में इनको समान नागरिक मानते हुए इनके हक और अधिकारों को एक समान नागरिक सभी नागरिकों को एक समान समझते हुए सभी को समान अधिकार देने हेतु ये जो आरक्षण की सुविधा जो है वो लागू की गई थी। तो ये है सामाजिक आधार। इसमें जाति के आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जाता है। ये किस प्रकार है, कितने परसेंटेज है, ये देखते हैं हम। जो SC है, शेड्यूल कास्ट जो है जिसे अनुसूचित जाति कहते हैं, इन्हें इसके तहत 15% का आरक्षण दिया गया है जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। इसी प्रकार
जो एसटी है, एसटी जिसे शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर 7.5% का आरक्षण पूरे भारतवर्ष में दिया गया है। इसी प्रकार जो ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, तो इनके लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान है। तो भारत में एससी, एसटी और ओबीसी इन सभी को एक इनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि इनकी स्थिति में सुधार हो सके और ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। और ये सभी जो आरक्षण है वो शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लागू होते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आरक्षण है वो है 27% ओबीसीज के लिए, उसके बाद एससीज जिनके लिए 15% और एसटी के लिए जो है वो है 7.5% का आरक्षण। हालांकि ये जो आरक्षण है यह पुरानी जनगणना के अनुसार दिया गया है। उस समय इनकी आबादी जितनी थी, इनकी जनसंख्या जितनी थी, उसके अनुपात पर ये दिया गया है। अब हम अगले बेसिस की बात करते हैं कि एक तो हो गया जाति आधारित, दूसरा क्या आधार है इसका, तो दूसरा आधार है आर्थिक आधार। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जाति आधारित आरक्षण है यह गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इनकी सामाजिक उत्थान का एक कार्यक्रम होता है। अगर आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्हें आरक्षण दिया जाता है, तो थोड़ा आप सोचिए और मनन कीजिए कि केवल आर्थिक स्थिति सुधर जाने से यदि इनके जीवन में परिवर्तन हो जाता तो अभी तक ये आरक्षण समाप्त किया जा चुका होता। अब हम देखते हैं आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो क्या है। इसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें क्या होता है, इसे कब लागू किया गया, तो ये वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये लागू किया गया। अब ये जो आरक्षण ये किसको दिया जाता है, तो ये जो है सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के हैं, उनके लिए ये आरक्षण दिया जाता है। उन्हें ये 10% का आरक्षण दिया जाता है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ये आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। यह जो है केवल सामान्य वर्ग के लिए है, जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी जो होता है सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। ये जनरल के अलावा जो ओबीसी, एससी और एसटी है, उनमें जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उन्हें इस आरक्षण के तहत लाभ नहीं दिया जाता। इसमें केवल जनरल कैटेगरी के लोगों को ही लाभ दिया जाता है। इसके बाद होता है क्षेत्रीय या राज्य आधारित आरक्षण। अब ये क्या होता है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें स्थानीय निवासी, उस राज्य के स्थानीय निवासियों को किसी शिक्षा संस्थानों में या नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। जैसे जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन्हें इस स्थानीय आधार पर आरक्षण प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। तो यह होता है क्षेत्रीय या राज्य आधारित आरक्षण। इसके बाद है चौथे नंबर पर, वो है लिंग आधारित आरक्षण। इसमें महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व रखे जाते हैं। जैसे पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाता है। संसद और विधान सभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हुआ है। इसे वर्ष 2026 में लागू होने की संभावना इसकी है। यह लागू कब हुआ, ये अधिनियम बना कब है, तो 2023 में। और अधिनियम का नाम क्या है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह 2026 से लागू होने की इसकी संभावना दिख रही है, जैसा कि सरकार ने कहा है। तो ये तो हुआ आरक्षण किस प्रकार होते हैं, कितने आधार पर दिए जाते हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 10 वर्ष वाला आरक्षण क्या था।
अब हम ये देखते हैं कि आरक्षण जो है बार बार बढ़ाया क्यों जा रहा है। तो इसके बढ़ाने का जो मेन रीज़न वो है, भारत में आज भी बहुत से वंचित वर्ग हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सम्मान से दूर है। तो इन लोगों को ये सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए आरक्षण बार बार बढ़ाया जा रहा है। दूसरा है, सामाजिक आर्थिक असमानता अभी भी दिखाई देती है। तो जब तक यह समाप्त नहीं हो जाती तब तक इसे लागू करना आवश्यक है। तो यह भी एक कारण है आरक्षण को बार बार बढ़ाए जाने का। नेक्स्ट है कि जब तक आरक्षण की ज़रूरत बनी रहेगी तब तक सरकारें और संसद समय समय पर इनकी समीक्षा करके आरक्षण को आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाती रही है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे मंडल आयोग जो है वो 1980 में लागू किया गया था। इसकी जो सिफारिश थी वो 1980 में दी गई थी। साथ ही काका कालेलकर आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आदि जो समय समय पर विभिन्न आयोग बनते हैं वो अपने रिपोर्ट देते हैं और इससे यह आकलन किया जाता है कि आरक्षण को और आगे बढ़ाया जाए या समाप्त कर दिया जाए। इसका जो निर्णय लेने में इससे आसानी होती है और सहायता मिलती है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि आरक्षण का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य था इसका? तो इसका उद्देश्य ये था कि जब तक समाज में समान अवसर और स्थिति नहीं मिल जाती तब तक इसे जारी रखना है। दूसरा जो है, भविष्य में जब हर वर्ग को, जितने भी वर्ग भारत में निवास करते हैं सभी वर्गों को बिना भेदभाव के समान अवसर और सम्मान मिलने लगेगा तब शायद आरक्षण की ज़रूरत नहीं रहेगी, तब आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है। फिलहाल अभी कुछ दिनों तक ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं देती, लेकिन भविष्य में यह ज़रूर होगा कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, तब शायद आरक्षण को हटाया जा सकता है। तो अब आप देख सकते हैं हम यहाँ लास्ट में आ चुके हैं। आरक्षण केवल 10 साल के लिए था। यह सिर्फ राजनीतिक आरक्षण के लिए सच है, न कि पूरी आरक्षण प्रणाली के लिए। दूसरा जो है, आरक्षण एक सामाजिक सुधार की नीति है जो अस्थायी रूप से स्थायित्व में आई है, क्योंकि वंचित वर्गों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। जितनी इसकी अपेक्षा की गई थी उतना सुधार अभी नहीं हो पाया है। हमें इस विषय पर संवेदनशील, संतुलित और तर्कपूर्ण दृष्टि अपनाना चाहिए, ना कि किसी से द्वेष रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का प्रेजेंटेशन जिसमें हमने जाना, इस वीडियो में हमने समझा कि आरक्षण क्या है, 10 वर्षों वाला आरक्षण क्या है, आरक्षण के कितने प्रकार हैं, कितने बेसिस पर दिए जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आगे आपके लिए और इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।